नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी को अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए सभी इकोनॉमिक्स के प्रश्न के बारे में। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। और आरबीआई से रिलेटेड जो पहला प्रश्न आता है वो है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसके साथ ही साथ इसका मुख्यालय देखना होता है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? तो वो होती है 28%। अब देखिए ये जीएसटी क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी के लिए हमारा संशोधन कौन सा हुआ था? तो 101वां संशोधन आया था और ये कब लागू किया गया था? तो 2017 में इसे लागू किया गया था। और जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है, कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व नियंत्रण रहता है? तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जहां पे पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो सरकार के पास चली जाए तो वैसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो चौथा प्रश्न है वो है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये कब प्रकाशित किया जाता है? तो जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में, जब बजट फरवरी के 1 तारीख को बजट पेश करना होता है और उसी से एक दिन पहले वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न यानी कि 5 नंबर प्रश्न क्या है? उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इसमें जो भारतीय स्टेट बैंक है वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ये किस तरह की बैंक है? तो ये सार्वजनिक बैंक है। अब ये सार्वजनिक बैंक कैसे होती है? तो सार्वजनिक बैंक जो है वो 1969 में जब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, या फिर दूसरी बार कब किया गया? तो 1980 में। इन दोनों समय में अगर उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है तो वह सार्वजनिक बैंक के अंदर में आ गई है। और अभी टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? तो अभी टोटल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है। इसके साथ अगला प्रश्न आता है कि जॉन मेनार्ड केन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, किस देश के थे? तो वे थे इंग्लैंड के। ये केन्स महाराज कौन थे? तो इन्होंने आर्थिक मंदी के समय, जब वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, तो उस समय क्या कहा था, जो गवर्नमेंट जो है अपने खर्च में वृद्धि कर दे और जो जनता से वो कर संग्रह कर रही है वो क्या करे? कम कर दे। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में टोटल 189 सदस्य हैं। अब देखिए 189 सदस्य हैं, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। अब चलते हैं इसके साथ ही अगले प्रश्न की तरफ। तो 9 नंबर जो प्रश्न है उसमें है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों से की जाती है, जिसमें एक है आय विधि, दूसरी है व्यय विधि और तीसरी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो तीसरी विधि क्या होती है? वो होती है उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि। अब देखिए ये मूल्य वर्धित विधि क्या होती है? तो जब किसी गुड्स का प्रोडक्शन होता है और जब प्रोडक्शन हो तो उस समय क्या होता है, हर एक लेवल पे ना कुछ टैक्स वगैरह लेके या कुछ ना कुछ कमीशन लगा के क्या किया जाता है, वस्तु का दाम बढ़ जाता है।
तो इसे ही कहा जाता है उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि। इसके बाद जो हमारा 10वां प्रश्न है वो है मूल्यह्रास किसके टूट फूट की एक वार्षिक भत्ता है। तो देखिए मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने बताया था कि मूल्यह्रास क्या होता है, किसी वस्तु के यूज करने पर क्या होता है उसके मूल्य में कमी आ जाती है। तो ये कैसी वस्तुओं पर होती है, ये पूंजीगत वस्तुओं पर होती है। अब पूंजीगत वस्तु के बारे में क्या होता है, जो कैपिटलिस्टिक गुड्स होता है जिससे आपके कैपिटल में वृद्धि हो जाए, जैसे कि आपका बिल्डिंग हो गया, आपकी जो लैंड हो गई, तो ये सब कैपिटलिस्टिक वस्तु होती है। ठीक है, अब 11वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है। अब देखिए जब मुद्रास्फीति बढ़ेगा ना तो वो क्या करेगी कि रेपो दर को बढ़ा देगी। रेपो दर के बढ़ाने से क्या हो जाएगा, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा और इसके कारण मार्केट में लोन का सप्लाई कम हो जाएगा। अब हमारे 12वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और 12वां प्रश्न क्या है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा 13वां प्रश्न है एटीएम में टी का अर्थ क्या है। एटीएम में टी का अर्थ टेलर होता है और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है कि ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है तो क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाता है वित्त में कमी या फिर घाटे की वित्तीय व्यवस्था। तो उसे क्या कहा जाता है, वित्त में कमी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या है, तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था। देखिए अब जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था हो गई है तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसको लोन लेकर कम किया जा सकता है या फिर नोट छाप कर कम किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है वो क्या है कि बजट के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए बजट के लिए हमारे संविधान में 112 अनुच्छेद संख्या कौन सा है, 112 का प्रयोग किया गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे संविधान में बजट शब्द का चर्चा नहीं है। बजट के जगह पे हमारे संविधान में चर्चा है वार्षिक वित्तीय विवरण का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।